नमस्कार। हाँ। आज हम मानव इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर बात करने वाले हैं। वो समय जब इंसान ने घूमना फिरना नोमैडिक लाइफ छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया सेटल डाउन होना। और बस्तियां बसाईं, फिर शहर बनाए, सिटीज। ये कैसे हुआ? ये कहानी कोई 10,000 साल पहले शुरू होती है, जब खेती यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। खेती मतलब फसलें उगाना। हाँ, जैसे गेहूं, वीट, जौ, बार्ली उगाना। हाँ। और साथ में जानवरों को पालतू बनाना, डोमेस्टिकेट करना, भेड़, बकरी, इस तरह के जानवर। और इसी एग्रीकल्चर के साथ दो और बड़ी चीजें हुई, शहर बसे और कमाल की बात है लिखना भी शुरू हुआ। राइटिंग। बिल्कुल। और इन दोनों चीजों के लिए हम आज खास तौर पर देखेंगे मेसोपोटामिया को। मेसोपोटामिया, ये नाम सुना है। आज का इराक है ना, यूफ्रेटीज और टाइग्रिस नदियों के बीच की जमीन। एकदम सही। यहीं पर यह सब सबसे पहले पनपा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ये शहर और राइटिंग ये कैसे और क्यों डेवलप हुए। और वहाँ आम लोगों की जिंदगी, डेली लाइफ, वो कैसी दिखती थी। हाँ, वो भी। और देखिए, मजे की बात यह है कि हमारे पास इसके लिए काफी सबूत है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, मतलब खुदाई से मिली चीजें। और वो मिट्टी की टैबलेट्स भी तो हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स, हजारों की तादाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जरा वहाँ की ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर को समझें। हाँ, आपने कहा सदर्न मेसोपोटामिया, वो तो रेगिस्तान जैसा इलाका है, डेजर्ट है। तो फिर वहाँ खेती कैसे इतनी फैली? इसका जवाब है नदियां, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस। वो पहाड़ों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थीं, फर्टाइल सिल्ट। अच्छा, सिल्ट। हाँ, और लोगों ने भी कमाल किया। पानी को खेतों तक लाने के लिए नहरें खोदी, इरिगेशन कैनाल्स बनाई। तो पानी और उपजाऊ मिट्टी मिल गई। नतीजा, खेती बहुत प्रोडक्टिव हो गई, अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा, सरप्लस पैदावार। लेकिन एक बात है, खुदाई बताती है कि वहाँ पत्थर, स्टोन, लकड़ी, वुड या धातु, मेटल, ये संसाधन, रिसोर्सेज कम थे। बिल्कुल सही पकड़ा। और जब आपके पास कुछ चीजें कम हो तो आप क्या करते? बाहर से मंगवाते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेड। एकदम, ट्रेड बहुत जरूरी हो गया। हाँ। और इसी ट्रेड, इसी लेन देन के हिसाब किताब के लिए जरूरत पड़ी होगी लिखने की, राइटिंग की। लगता तो यही है। सबसे पुरानी लिखावट, अर्लीस्ट राइटिंग हमें मिलती है उरुक शहर से, करीब 3200 BCE की। और किस पर लिखी हुई? मिट्टी की पट्टिकाओं पर, क्ले टैबलेट्स। गीली मिट्टी पर लिखते थे, फिर वो सूख कर पटकी हो जाती थी। हाँ। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शुरुआत में कविताएं या कहानियां नहीं लिखी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती टैबलेट्स पर तो हिसाब किताब है। मंदिरों में कितना अनाज आया, कितना तेल गया, कितने जानवर हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग एक तरह से। मतलब जरूरत के हिसाब से आविष्कार हुआ, व्यवस्था बनाने के लिए। हाँ, पहले तो बस चित्र जैसे निशान होते थे, पिक्चर लाइक साइंस और नंबर्स। फिर धीरे धीरे ये बदला। हाँ, ये विकसित होकर बनी क्यूनिफॉर्म लिपि, कीलाक्षर कहते हैं हिंदी में। गीली मिट्टी पर सरकंडे की नोक, रीड स्टाइलस से तिकोने वेज शेप्ड निशान बनाते थे। अच्छा, वेज शेप्ड। और भाषा क्या वो एक ही रही? नहीं, भाषा भी बदली। पहले सुमेरियन भाषा ज्यादा थी, फिर लगभग 2400 BC के आसपास अकैडियन ज्यादा आम हो गई। पर ये क्यूनिफॉर्म सीखना तो बहुत मुश्किल रहा होगा, इतने सारे निशान याद करना। हाँ, सैकड़ों निशान थे, आसान नहीं था बिल्कुल। तो इसका मतलब पढ़ना लिखना बहुत कम लोगों को आता होगा, लिटरेसी रेट कम रहा होगा। जाहिर है, बहुत कम लोग लिटरेट थे। एक तरह का एक्सपर्ट स्किल था ये। पर लिखने का इस्तेमाल तो बढ़ा होगा धीरे धीरे, सिर्फ हिसाब किताब के लिए तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल। बाद में इसका इस्तेमाल कानून लिखने के लिए, लॉज बनाने के लिए हुआ। राजाओं ने अपने काम दर्ज करवाए, रॉयल इंस्क्रिप्शंस लिखवाईं, चिट्ठियां, लेटर्स भेजी जाने लगी। और कहानियां भी, वो गिलगमेश वाली कहानी, एपिक ऑफ गिलगमेश, वो भी तो लिखी गई। हाँ, वो तो मेसोपोटामियन लिटरेचर का शायद सबसे मशहूर उदाहरण है। एक कहानी और है, उरुक के राजा एनमरकार की। कहते हैं उसने पहली बार संदेश लिखकर भेजा था, क्योंकि दूत सारी बातें याद नहीं रख पा रहा था। हाँ, वो कहानी दिखाती है कि राजकाज, गवर्नेंस और दूर दराज के व्यापार के लिए लिखना कितना जरूरी हो गया था। बिना लिखे काम चलना मुश्किल था। और ये राजकाज और व्यापार कहाँ केंद्रित हो रहे थे? शहरों में। अर्बनाइजेशन कैसे हुआ सदर्न मेसोपोटामिया में? हाँ, शहरों में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया लगभग 5000 BCE से शुरू हो गई थी। अक्सर शहर मंदिरों, टेम्पल्स के आसपास बसते थे। मंदिर सिर्फ पूजा के लिए थे? नहीं, शुरू में मंदिर बहुत शक्तिशाली थे। वो सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स भी थे।
आर्थिक केंद्र। इकोनॉमिक सेंटर मतलब अनाज का भंडारण, स्टोरेज यहीं होता था। तेल निकालने, ऊन काटने जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन के काम भी यहीं होते थे। और चीजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन भी मंदिर से ही कंट्रोल होता था। तो क्या लोगों से काम भी करवाते थे मंदिर? हाँ, अनिवार्य श्रम, कंपल्सरी लेबर का सिस्टम था। लोगों को काम करना पड़ता था और बदले में उन्हें राशन मिलता था, अनाज वगैरह। बाद में राजाओं, किंग्स ने ये भूमिका ले ली होगी। हाँ, धीरे धीरे राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गए। यूरुक जैसे शहर तो 3000 BC तक बहुत बड़े हो गए थे, करीब 25 हेक्टेयर्स में फैले हुए। और शहरों में नई टेक्नोलॉजी भी आई होगी। हाँ, जैसे कुम्हार का चाक, पॉटर्स व्हील, इससे मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत तेज और अच्छा हो गया। एक और चीज मिलते हैं खुदाई में, सिलेंडर सील्स, बेलनाकार मोहरें। वो क्या थी? हाँ, वो बहुत दिलचस्प हैं। पत्थर के छोटे छोटे बेलन होते थे जिन पर डिजाइन खुदा होता था। उन्हें गीली मिट्टी पर घुमाया जाता था तो एक निशान बन जाता था। किस काम आते थे ये निशान? ये एक तरह से दस्तखत या पहचान चिन्ह थे। जैसे किसी सामान के गट्ठर को बंद करके उस पर मिट्टी लगाकर सील लगा दी तो पता रहता था कि ये किसका माल है या इसे खोला तो नहीं गया है, ओनरशिप दिखाने के लिए। अच्छा, तो शहर के अंदर की जिंदगी कैसी थी? क्या हमें इसका भी कुछ अंदाजा है? जैसे उर शहर की खुदाई से क्या पता चलता है? उर शहर की खुदाई बताती है कि वहां गलियां काफी संकरी थीं, नैरो थीं और टेढ़ी मेढ़ी वाइंडिंग स्ट्रीट्स थीं। घरों तक सामान शायद गधों पर लाद कर ले जाते होंगे। और घर कैसे बने होते थे? घर अक्सर एक आंगन, कोर्टयार्ड की चारों ओर बने होते थे। दिलचस्प बात यह है कि बाहरी दीवारों में खिड़कियां कम होती थीं, शायद प्राइवेसी के लिए, गोपनीयता के लिए। रोशनी आंगन से अंदर आती थी। और साफ सफाई, पानी की निकासी? घरों की ढलान अंदर आंगन की तरफ होती थी और आंगन में गंदे पानी के लिए गड्ढे, सम्स बने होते थे। बारिश का पानी भी वहीं जमा होता होगा। और एक चौंकाने वाली बात भी तो पता चली है उर से। हाँ, वो ये कि लोग अक्सर अपने परिवार के मरे हुए लोगों को घर के आंगन या कमरों के फर्श के नीचे ही दफना देते थे, बरीड अंडर हाउस फ्लोर्स। सच में? ये तो अजीब है। उस समय का रिवाज था शायद। अब एक और शहर देखते हैं, मारी। ये थोड़ा बाद का है, करीब 2000 BC का। मारी की क्या खास बात थी? मारी शहर यूफ्रेटिस नदी के किनारे ऐसी जगह बसा था जहां खेती वाले इलाके और पशु चराने वाले, पेस्टोरलिज्म वाले इलाके मिलते थे। और नदी के रास्ते व्यापार के लिए इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो ये एक ट्रेडिंग टाउन था, व्यापारी शहर। बिल्कुल। लकड़ी, तांबा, कॉपर, टिन, तेल, शराब, ये सब सामान नदी के रास्ते मारी से होकर गुजरता था, साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ भी। तो शहर अमीर हुआ होगा इससे? हाँ, मारी के अधिकारी नदी से जाने वाली नावों पर टैक्स वसूलते थे, अच्छा खासा पैसा आता था। राजा जिम्रिलीम का महल, पैलेस, तो बहुत ही बड़ा और शानदार था। उसमें 250 से ज्यादा कमरे थे। महल सिर्फ रहने के लिए था? नहीं, वो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र भी था और वहां बहुत सारा प्रोडक्शन का काम भी होता था। तो कुल मिलाकर मेसोपोटामिया की सभ्यता ने हमें क्या दिया? उनकी लेगेसी क्या है, विरासत? देखिए, वो लोग शहरों को बहुत महत्व देते थे। उनकी कहानियों जैसे एपिक ऑफ गिलगमेश में भी शहर की तारीफ है। लेकिन शायद सबसे बड़ी देन है लेखन कला, राइटिंग। इसी से ज्ञान को सहेजना और आगे बढ़ाना मुमकिन हुआ। और मैथ्स और टाइम रेकनिंग, गणित और समय की गणना? हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं। साल को 12 महीनों में बांटना, महीने को हफ्तों में, दिन को 24 घंटों में और घंटे को 60 मिनट में। ये सब उन्हीं की देन है जो हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। कमाल है ना? वाकई कमाल है। और बाद में तो लाइब्रेरी भी बनी, पुस्तकालय। हाँ, असीरियन राजा था अशुरबनीपल। उसने निनिवे में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई। हजारों क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स जमा की जिनमें इतिहास, साहित्य, ज्योतिष सब कुछ था। और एक राजा था नाबोनिदुस, वो तो पुरानी चीजें खोजता फिरता था, एक तरह का आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ, वो अतीत में बहुत रुचि रखता था, अपनी खुदाई के बारे में लिखवाता भी था। तो अगर हम सार निकालें तो ये शहर और लेखन कला, ये सब किसी पहले से सोची समझी योजना, प्री डिटरमिन्ड पाथ का नतीजा नहीं थे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। ये जरूरत से पैदा हुए, नेसेसिटी। जैसे खेती से सरप्लस फूड हुआ, उसे जमा करना था, उसका हिसाब रखना था। शहर बड़े हुए तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। व्यापार बढ़ा तो उसे ऑर्गेनाइज करना था। और इन जरूरतों ने नए आविष्कार, इनोवेशन को जन्म दिया और समाज को और जटिल, कॉम्प्लेक्स बना दिया। बिल्कुल। अलग अलग काम करने वाले लोग उभरे, किसान, पुजारी, कारीगर, व्यापारी, सैनिक, राजा और लेखक, स्क्राइब्स।
समाज में डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। रिकॉर्ड रखने की जरूरत ने मैथ्स को बढ़ाया, तारों को देखने से एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि गीली मिट्टी पर कुछ निशान बनाना या खेत तक पानी लाने के लिए नहर खोदना, ये उस वक्त की जरूरतों तो पूरी कर ही रहे थे, लेकिन अनजाने में ये मानव समाज के संगठित होने, ज्ञान को जमा करने और आगे बढ़ाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहे थे। ये आने वाली सभ्यताओं, सिविलाइजेशंस की नींव रख रहे थे। बिल्कुल। तो अंत में ये सवाल सोचने लायक है, वो जो एक साधारण सी मिट्टी की टैबलेट मिलती है जिस पे शायद सिर्फ अनाज की बोरियों का हिसाब लिखा हो, वो हमें उन पहले शहरियों की सोच के बारे में, उनकी प्रायोरिटीज के बारे में, उनके लिए क्या सबसे अहम था, इस बारे में कितना कुछ बता जाती है ना।